नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कल ही चीफ जस्टिस की आंखें में से आंसू छलक गए थे। जिक्र करेंगे दस्तक में, लेकिन आज ही जो कानून बनाते हैं वो कानून तोड़ते हुए नजर आए। कल मुलाकात होगी पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ, लेकिन घेराबंदी चीन अगर भारत की कर रहा है तो पाकिस्तान से बात क्या होगी? संसद चलती कैसे है? एक नए तरह की घेराबंदी इस देश के भीतर राजनीतिक और सियासी तौर पर, इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की घेराबंदी। आइए जरा दस्तक में बात आज इसी घेराबंदी की हो जाए, क्योंकि कल जब मुलाकात होगी तो क्या मुद्दों को लेकर भारत पाकिस्तान के विदेश सचिव की घेराबंदी कर पाएगा, या फिर पाकिस्तान ने घेराबंदी पहले ही कर ली है और भारत के पास सिवाय बातचीत करने के अलावे कुछ भी नहीं। देखिए पहली रिपोर्ट। तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध इतने सुधर गए कि कल जब पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी और भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर नई दिल्ली में हार्ट ऑफ एशिया के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे तो उस मुलाकात में कुछ बात भी कर पाएंगे? और अगर बात करेंगे तो पठानकोट का यह हमला क्या विदेश सचिव के जहन में होगा? अगर विदेश सचिव को पठानकोट हमला याद आएगा तो क्या वो आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का नाम ले पाएंगे? अगर मसूद अजहर का नाम ले भी पाए तो क्या विदेश सचिव ये कह पाएंगे कि चीन ने चाहे मसूद अजहर को आतंकवादी नहीं माना, लेकिन पाकिस्तान तो मानता है और भारत से सबूत भी लिए हैं उसने, तो पाकिस्तान क्यों मसूद अजहर को भारत के हाथ सौंप नहीं देता? और दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान के विदेश सचिव भारत को भरोसा दिला पाएंगे कि पठानकोट हमले के गुनाहगारों के खिलाफ वो कार्रवाई करने को तैयार हैं? क्या पाकिस्तान के विदेश सचिव ये कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि पाकिस्तानी जांच टीम को मसूद अजहर के खिलाफ भारत ने जो सबूत दिए वो पुख्ता हैं? और क्या पाकिस्तान के विदेश सचिव ये कहने की हिम्मत भी जुटा पाएंगे कि जब भारत में नियुक्त उनके राजदूत अब्दुल बसित ने कहा कि भारत के साथ शांति की बातचीत पटरी से उतर चुकी है, तो फिर मुलाकात और बातचीत के मायने है क्या? क्या अब्दुल बसित झूठ बोल गए या फिर पाकिस्तान का भी वही नजरिया है? कौन कहेगा इन बातों को? जाहिर है ऐसे में यह सवाल बड़ा कि जिनका जवाब भारत के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी, लेकिन कोई कहता क्यों नहीं? और बंद कमरे में ही बात होती है तो भी कोई क्यों नहीं कहता? क्योंकि मौजूदा वक्त में कूटनीति की बिसात सिर्फ इतनी ही इजाजत देती है कि दोनों देशों में बातचीत शुरू हो जाए या फिर शुरू होती बातचीत का सिलसिला दुनिया को दिखाई देने लगे। क्योंकि जिस हार्ट ऑफ एशिया में शामिल होने पाकिस्तान के विदेश सचिव दिल्ली पहुंच रहे हैं, उस हार्ट ऑफ एशिया के केंद्र में वही अफगानिस्तान है जहां भारत पाकिस्तान से ज्यादा रुचि आज भी अमेरिका की है। और जून में अमेरिका जाने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी अभी से करने लगे हैं। मानिए ना मानिए, लेकिन एक स्थिति बनती चली जा रही है। पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हो रहा है, भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो रहा है। चीन इन परिस्थितियों को देख रहा है और सार्क देशों में भी भारत को लेकर एक घेराबंदी कर रहा है। इस घेराबंदी के मतलब मायने क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए जरा। चीन की संयुक्त राष्ट्र में भी चली, चीन की भारत पर भी चली। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो किया तो मसूद अजहर बच गया, और भारत को आंखें दिखाई तो डोलकन ईसा का वीजा वापस हो गया। चीन के वीटो पर संसद हमले से लेकर पठानकोट पर आतंकी हमला करने वाला मसूद अजहर बेदाग हो गया, और चीन के आंखें तरेरने पर भारत ने डोलकन ईसा को वीजा देकर वापस ले लिया। तो क्या चीन के सामने भारत नतमस्तक है, या फिर चीन की कूटनीति के आगे भारत की कूटनीति फेल है? हो जो भी, लेकिन यह सवाल अब बड़ा हो चला है कि जिस डोलकन ईसा को भारत ने जानते समझते हुए 2009 में वीजा नहीं दिया, और उस वक्त भारत को डोलकन ईसा के साथ चीन के संबंध की भी जानकारी थी और रेड कॉर्नर नोटिस की भी जानकारी थी, तो इस बार कैसे वीजा दे दिया? जबकि इस दौर में विदेश मंत्रालय नहीं बदला, वीजा देने वाला मंत्रालय नहीं बदला, अधिकारी भी नहीं बदले, और ये कैसे कह दिया गया कि वीजा रद्द करने के पीछे रेड कॉर्नर नोटिस में कोई दो राय भी नहीं कि चीन ने रणनीतिक तरीके से भारत को घेर रखा है। चीन भारत को आंखें दिखाने से नहीं डरता, तो पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के आश्रय अब वो भारत की घेराबंदी भी कर रहा है, और ये घेराबंदी समुद्र से लेकर सड़क के रास्ते तक पर है और सार्क देशों में भारत के खिलाफ सेंध लगाने तक है। दरअसल चीन
स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की उस राजनीति पर चल रहा है जिसमें शामिल 15 मुल्कों में अगर उसने अपने अड्डे बना लिए तो करीब आधी दुनिया में उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं खड़केगा। भारत के लिए दिक्कत यह है कि उसके खासम खास पड़ोसी भी अब चीन की तरफ झुक रहे हैं, यानी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। बीते हफ्ते ही नेपाल के पोखरा में चीन की मदद से बनने वाले दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। चीन नेपाल में कई सड़कें भी बना रहा है। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए वहां पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने का ख्वाब भी देख रहा है, तो वहां चीन को सीधे लग रहा है कि इस कॉरिडोर के जरिए वो भारत को बैकफुट पर रख पाएगा। और मुश्किल इन सब के बीच यही कि पड़ोसियों को चीन के खतरनाक इरादों के बाबत भारत अभी तक न समझा पाया न बता पाया। यहाँ तक कि नेपाल जैसे छोटे देश को भी नहीं, जो भारत का सबसे घनिष्ठ पड़ोसी रहा और जिसे आज भी भारत छोटा भाई कहने से नहीं हिचकिचाता। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध और व्यापक आर्थिक सहयोग भी है तथा हमारे लोगों के बीच गहरी मित्रता भी है। तो सवाल सिर्फ डोल्कन ईसा का नहीं, सवाल सिर्फ एक वीजा के रद्द होने का नहीं, सवाल वीटो का भी नहीं जो संयुक्त राष्ट्र में चीन ने किया। सवाल तो उस चीन का है जिस चीन से निपटने की कोई कूटनीतिक तैयारी भारत दिखा नहीं पा रहा, जबकि चीन भारत के हर पड़ोसी को रणनीतिक तरीके से अपने साथ लाकर भारत की ही घेराबंदी कर रहा है। और ये घेराबंदी अगर राजनीतिक और सियासी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र या पड़ोसियों से इतर देश के भीतर आ जाए तो क्या क्या नजर आएगा। मसलन संघीय ढांचा क्या धराशायी हो रहा है, राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या इस दौर में मनमानी की जा रही है, संसद भी क्या बिसात पर एक प्यादे के समान नजर आने लगी है। क्या हुआ, कैसे बहस की शुरुआत हुई संसद में, जरा यह भी देखिए। इस सरकार ने सिंगल जजमेंट का अपमान किया है, इस सरकार ने डबल बेंच की जजमेंट का अपमान किया है और बार बार कोर्ट ने इनको कहा है। इस वजह से लोकतंत्र का अपमान और लोकतंत्र का कत्ल नहीं किया जा सकता है। आप डेमोक्रेसी का कत्ल इस तरह से नहीं कर सकते। आज नया कानून कहां से आ गया? No, okay. All right. I got it. No, but let me. Sub-rule 7 says it shall not anticipate a discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session. People were arrested under the Sedition Act. When the issue was raised that it was sub judice, the leader of the house got up and said, sub judice does not prevent us. Sub judice does not prevent us from discussing. He went on record here. तो सीताराम येचुरी तो सेडिशन का जिक्र कर गए कि दरअसल उस मुद्दे को लेकर भी तो उस वक्त सब जुडिस का मसला था, यानी अदालत के भीतर था। फिर बहस कैसी? हमने सोचा कुछ पन्नों को खोला जाए और संसद के भीतर जिन मुद्दों पर बहस हुई उन मुद्दों को देखा जाए, क्या वो कभी अदालत के हिस्से में नहीं थे। टटोलना शुरू किया तो दर्जन भर मुद्दे निकल के आ गए कि जो अदालत में सुनवाई हो रहे थे उसको लेकर संसद में बहस होती थी। पन्ने कुछ पलटने होंगे, देखिए जरा। हर स्टेट में डिस्टेबलाइज कोशिश करी तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। तो यह संकट जो पैदा हुआ है यह सब इनके दल के का आंतरिक संकट है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हुई है। आपका जो फैसला है कि यह मामला सब जुडिस है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, उसका मैं स्वागत करता हूं। तो सवाल कई है, क्या मोदी सरकार खुद को कांग्रेसी सरकार की लाइन में खड़ा देखना नहीं चाहती? क्योंकि देश में 80% राष्ट्रपति शासन तो कांग्रेस के दौर में ही लगे और बीजेपी हमेशा विरोध करती रही, या फिर अरुणाचल और उत्तराखंड के बाद कई और कांग्रेस शासित राज्यों पर मोदी सरकार की नजरें टिकी हुई है। तो संसद में बहस कराकर मोदी सरकार कांग्रेस मुक्त भारत के अपने सपनों के पत्तों को खोलना नहीं चाहती, या फिर सवाल मोदी सरकार के संघीय ढांचे के हिमायती होने के राग का है, जिसके खिलाफ लगातार सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य नहीं बल्कि छत्रपों के कब्जे वाले राज्यों से भी आवाज आती है कि संघीय ढांचा तोड़ा जा रहा है। दूसरे दल का शासन इन्हें बर्दाश्त नहीं, और शायद इसीलिए गेंद जब अदालत के पाले में है तो अदालत से ही कोई निर्देश मिल जाए ताकि विवाद की गुंजाइश भी कम हो, इसे मोदी सरकार मान रही है। क्योंकि सवाल नहीं तो राष्ट्रपति के रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करने का भी। जी, कामकाज ऐसे होता है, लेकिन सवाल कामकाज सिर्फ संसद के भीतर का नहीं, इस देश के भीतर कामकाज कैसे होता है वह भी। आतंकवादी धमाकों की गूंज में लोग घायल होते हैं, संपत्तियां बर्बाद होती है, लोग मारे जाते हैं, जांच होती है, साल दर साल बीतते चले जाते हैं, सत्ता बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है, जांच बदल जाती है। रिपोर्ट देखिए।
2006 के मालेगांव ब्लास्ट के इन तमाम आरोपियों को आज कोर्ट ने बरी कर दिया और एक लिहाज से मामला खत्म भी कर दिया। हालांकि रियाज अहमद, सफी अहमद, इश्तियाक अहमद, मोहम्मद इसाक, मुनव्वर अहमद, मोहम्मद अमी और मुजम्मिल नाम के 4 आरोपी आज तक फरार हैं। लेकिन जब बीते 10 बरस में इन चारों को पकड़ा नहीं जा सका तो ये उम्मीद भी बेमानी है कि इन्हें पकड़कर केस को नए सिरे से परवान चढ़ाया जाएगा। तो मान लीजिए फाइल बंद हो गई। 5.5 साल हमने जेल की जिंदगी गुजारा, इंतहाई कठिन जिंदगी थी। आज हमारे लिए एक इंसाफ का दिन साबित हुआ। तो सारी तकलीफें हमें ख़त्म नज़र आ रही है और कोर्ट से हमको इंसाफ मिला है, इसलिए हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक आतंकवादी ब्लास्ट के फाइल बंद होने का नहीं। याद कीजिए इशरत जहां केस 2004 और फिर याद कीजिए मालेगांव का एक दूसरा ब्लास्ट 2008 का और फिर याद कीजिए समझौता ब्लास्ट। क्या धीरे धीरे वक्त के साथ हर फाइल बंद हो जाएगी या पता ही नहीं चलेगा ब्लास्ट किसने किया, आरोपी कौन था, दोषी कौन था? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि 2006 के बाद 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में एटीएस की जांच में अभिनव भारत का नाम सामने आया था और इस मामले में असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह वगैरह को गिरफ्तार भी किया गया था। मामले की जांच आज भी जारी है। और फिर याद कीजिए 2007 का समझौता ब्लास्ट। इस मामले में असीमानंद के हवाले से कर्नल पुरोहित का नाम सामने आया, लेकिन 9 बरस बाद अब एनआईए ने ही क्लीन चिट दे दी है। जबकि समझौता ब्लास्ट का वर्तमान सच यह है, कुल 299 गवाहों में से 165 से ही अभी पूछताछ हो पाई है और 22 गवाहों ने जिन्होंने पहले आरोपियों को पहचाना था अब बयान से पलट चुके हैं। यानी किसी मामले में देश कायदे से समझ नहीं पाया कि दोषी है कौन, पकड़ा कौन गया, सजा किसे हुई। तो क्या ये मान लिया जाए अब आतंकवाद भी राजनीतिक औजार बन गया है? क्योंकि मालेगांव और समझौता ब्लास्ट से पहले इशरत जहां का मामला और मनमोहन सरकार को ही मौजूदा वक्त में कटघरे में खड़ा करना कई सवाल एक साथ फिर खड़ा करता है। यूपीए सरकार के वक्त याद कीजिए देश ने यही माना इशरत निर्दोष थी, वो फर्जी मुठभेड़ में मारी गई। लेकिन सरकार बदली तो मोदी सरकार ने कच्चा चिट्ठा खोलकर बता दिया कि कैसे उस वक्त के गृह मंत्री चिदम्बरम ने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री, जो कि अब प्रधानमंत्री हैं, उनको फंसाने की कोशिश की। और हालात ये बनते चले गए कि आज 11 ट्वीट करने पड़े चिदम्बरम को सफाई देने के लिए। लेकिन सरकार दस्तावेजों के जरिए बता रही है जनाब आप उस समय फंसा रहे थे। इस दौर में अगर हालात हैं तो जरा कल्पना कीजिए, कल चीफ जस्टिस की आंखों में आंसू थे और आज कानून बनाने वाले नियम तोड़ रहे थे। दोनों को मिला दीजिए और रिपोर्ट देखिए। ये सांसदों की गाड़ियां हैं जो कानून बनाते हैं, उन्होंने ही कानून तोड़ दिया। गांव से आया हूं, मुझे एक्चुअल में जानकारी नहीं है, मैं टच में नहीं हूं। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अभी बाहर से ही आया हूं तो इसलिए मैं लेकर आया। गलती से गलती हो गई हो शायद। तो किसी सांसद ने जानबूझकर ऑड इवन कानून की धज्जियां उड़ा दी तो किसी ने मासूमियत से जवाब दिया कि उन्हें मालूम ही नहीं था। कुल मिलाकर 10 सांसदों ने ऑड इवन के नियम तार तार कर दिए। और इस ऑड इवन में जब नियम है कि चालान कट जाना चाहिए और दिल्ली में हर दिन 1000 से ज्यादा चालान जब कट रहे हैं तो ऐसे में 10 सांसदों के ऑड इवन उल्लंघन को चालान के दायरे में लाकर क्यों नहीं रखा गया? चालान छोड़ संसद के भीतर बाहर ऑड इवन पर ही सांसदों से लेकर मीडिया तक ने वक्त इसी में उलझा दिया कि बहस कर ली जाए और चर्चा चल पड़ी। ऑड इवन जनता मानती है, नेता नहीं, सांसद नहीं। यानी हर मुद्दा ऑड इवन के सामने छोटा हो गया और ये सवाल भी पीछे छूट गया कि 24 घंटे पहले ही देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहकर सत्ता को कटघरे में खड़ा किया था कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती। 3 करोड़ से ज्यादा केस को निपटाने के लिए सिर्फ 18,000 न्यायाधीश देश में है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट 29 बरस पहले बनी, लेकिन उसे भी ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? और इन सब की वजह से गरीब अपीलकर्ता बरसों तक जेल में सड़ते रहते हैं। और शायद इसीलिए यह हालात गंभीर हैं कि मुख्य मुद्दों से इतर सांसद भी ऑड इवन में मजे लेते हैं और मीडिया भी, दिल्ली सरकार भी और कानून बनाने वाले भी, यानी कानून तोड़कर भी खामोश होते हैं। वक्त बीत जाता है और फिर अगले दिन का इंतजार। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी अभी आ रही है। नेताजी
सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की